हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जीव विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर है जो कि 2024 348 जीएच कोड का है। सेट नंबर 2 होने वाला है 2024 का। तो इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। और जो भी प्रश्न इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी दिया गया है, इन सभी प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। और अगर आप लोग अभी तक अपना तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का परीक्षा बहुत ही करीब है। समझ लीजिए अब इधर का जो भी समय बचा है वो आपको फाइल बनाने में, प्रैक्टिकल में, प्री बोर्ड में निकल जाएगा। बाकी ठंडक की कुछ शीतकालीन अवकाश जारी हो जाएगा, इसलिए आप लोगों के पास अब बहुत कम ही समय बचे हैं और सेल्फ स्टडी पर आप फोकस करिए ताकि आप अपने परीक्षा में 100% सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन को देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय का, ये देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहले के का क्या होगा आंसर, देख लिया जाए। आवृत्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो इसका उत्तर जो होगा, इसमें आप लोग थर्ड ऑप्शन टिक कर लीजिए। आवृत्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। आप लोग भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में अंतर भी तैयार कर लीजिएगा। अगर वो अभी नहीं तैयार किए हैं तो उसका वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड है, उसे वॉच कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पहले का खा है, इसमें विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है? हैजा, मलेरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड। तो यहाँ आप लोग पहले का खा का जो है फोर्थ ऑप्शन टाइफाइड पर सही टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो यहाँ आप लोग इसमें देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, देखिए बैकग्राउंड में बाइक का आवाज़ आ गया है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। पहले का गा है 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो यहाँ आप लोग इसका ऑप्शन सुन सकते हैं 54, 27, 107, 216। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? इसका सही उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन 27। गा का क्या हो जाएगा यहाँ, सेकंड ऑप्शन 27। घा है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की एकल सूत्रता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घा। जो पहले का घा है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में जो है दूसरे का है जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण लिखिए। जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण लिखिए। तो क्या क्या कारण हो सकता है? अब जैव विविधता क्षति के कारण पूछा गया है, तो अतिदोहन है, आवास की क्षति है, ये दोनों कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानवों में यहाँ दूसरे का मानवों में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मानवों में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों का नाम क्या होगा? हीमोफीलिया हो जाएगा,
वर्णांधता हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आईयूडी का पूरा नाम, आईयूडी का पूरा नाम क्या होगा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म से संबंधित जो भी बायोलॉजी, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न फुल फॉर्म से बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक वीडियो के माध्यम से उसमें बताए हैं। उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। आप लोग अगर उसे वॉच नहीं किए हैं अभी तो उसे वॉच कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों का पेपर उठा लीजिए, हर वर्ष 2 शब्दों का फुल फॉर्म पूछा जाता है और उसमें हमने करीब 32 फुल फॉर्म कवर किए हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? वॉलबॉक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो यूलोथ्रिक्स भी हो जाएगा, वॉलबॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरे का चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है? तो ये चिकित्सीय सगर्भता समापन पूछा गया है। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए अनचाहे भ्रूण का समापन इस विधि के द्वारा किया जाता है। प्रथम तिमाही के दौरान क्या किया जाता है कि कोई महिला है और अगर उसे अनजाने किसी व्यक्ति से लैंगिक संपर्क स्थापित किया और उसके अंदर, उसके यूट्रस के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसी एम्ब्रियो का हो रहा है, तो उसे समाप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है? MTP कहलाती है, उसके समापन की। तो यहाँ MTP का तात्पर्य यही है कि ये प्रथम तिमाही में की जाने वाली प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के दौरान यूट्रस में पल रहे किसी एम्ब्रियो को पूर्णतः समाप्त किया जाता है चिकित्सीय विधि के द्वारा। आगे क्या है? मानो इंसुलिन क्या है? तो मानो इंसुलिन यह एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन माना जाता है और यह जैव प्रौद्योगिकी की सहारा से बनाया जाता है। ये इंसुलिन जो है मानव में मधुमेह रोग के उपचार हेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरे का सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या हो जाएगा? आप सुनिए ध्यान से। सक्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जिसे व्यक्ति शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों के सक्रिय योगदान के कारण विकसित करता है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। वह प्रतिरक्षा जिसे व्यक्ति शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों के सक्रिय योगदान के कारण विकसित करता है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र में बी कोशिका और टी कोशिका सक्रिय भूमिका निभाती हैं। बी कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं जबकि टी कोशिकाएं सक्रिय कोशिकाएं बनाती हैं। टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा बाहरी स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। इसमें शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों को बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है। सांप के काटने पर रोगी को एंटीवीनम का इंजेक्शन देना निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण। कहने का मतलब क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होता है जिसमें हमारे शरीर की जो बी और टी कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय भूमिका निभाती हैं प्रतिरक्षी के निर्माण में, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता। बनी बनाई प्रतिरक्षी को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं निष्क्रिय इसमें क्या है? डीएनए एवं आरएनए में कोई 2 अंतर। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में जो है नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में नाइट्रोजन बेस एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। पारितंत्र में उत्पादकता, तो पारितंत्र में जो है उत्पादकता मुख्यतः क्या है? जैव घटक होते हैं और ये मुख्यतः क्या काम करते हैं? ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से ऊर्जा उपभोक्ता के अंदर पहुंचती है और उत्पादक जो होते हैं इसमें स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे सभी आते हैं किसकी श्रेणी में? तो उत्पादकता की श्रेणी में।
नेक्स्ट इसमें देखा जाए लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न चौथे का का है उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उत्परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ संक्षेप में हम बता सकते हैं। उत्परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है कि कुछ ऐसे, जैसे हमारे शरीर में क्या है, जो भी डीएनए के विशिष्ट क्षारीय युग्मक मिलते हैं उसी में से कोई विलोपन हो जाए, या फिर क्या है कि वहाँ पर कोई नए जीन्स ऐड हो जाएं, तो यह प्रक्रिया उत्परिवर्तन के अंतर्गत होती है। जो भी होता है ये उत्परिवर्तन होता है, और वे कारक जो उत्परिवर्तन करते हैं उन्हें उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। उत्परिवर्तन करने वाले कारकों को उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन चौथे के खा की तरफ। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं दो अनुप्रयोग लिखिए। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है? वह अभियांत्रिकी जिसके माध्यम से एक डीएनए की सहारा से दूसरे डीएनए का निर्माण किया जाता है, या उसमें से कुछ डीएनए के भागों को काट करके वहाँ पर परपोषी डीएनए को प्रवेश करा करके जो नया डीएनए बनाया जाता है, यह प्रक्रिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। इसके दो अनुप्रयोग तो क्या है? रोगों की पहचान करने में, रोगों को समाप्त करने में आदि में क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। और इससे क्या होता है, पारजीनी जंतु तथा पारजीवी पौधे आदि बनाने में भी सहायता मिलता है। आगे क्या है, न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड पर क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूछा गया न्यूक्लियोटाइड पर। तो न्यूक्लियोटाइड वे होते हैं जो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें न्यूमोनिया और अमीबता के लक्षण लिखिए। तो न्यूमोनिया में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गला से घरघराहट की आवाज़ आती है, दम घुटने लगता है। और अमीबता के लक्षण जो हैं तो मल के साथ ब्लड का स्राव होना तथा कुछ मात्रा में म्यूकस का स्राव होना, ये है अमीबता के लक्षण। इसके बारे में डिटेल में वीडियो न्यूमोनिया और अमीबता क्या है हमारे इसी चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ उसे आप लोग वॉच कर सकते हैं। आगे है सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग में आ जाएगा क्या होता है, जैसे अन्य जैव सक्रियाणु बनाए जाते हैं, और कुछ क्या है प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाया गया। तो ये सब आ जाएंगे औषधीय उपयोग। एलर्जी क्या है, आगे पूछा गया है एलर्जी क्या है, इसके बारे में आप लोग सुन सकते हैं। एलर्जी, अब एलर्जी यह एक प्रकार का रोग होता है, और वे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलर्जन कहा जाता है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक एलर्जन कहलाते हैं। किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। जो प्रतिजन एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहा जाता है। एलर्जन IgE एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करता है। ये एंटीबॉडीज संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं से जुड़ता है, और एलर्जन इन IgE एंटीबॉडीज से जुड़ जाते हैं। एलर्जन मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिस कारण समीप की रुधिर वाहिनियाँ फैल जाती हैं तथा ऊतकों से द्रव का स्राव बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप छींकना, सांस लेने में परेशानी, नाक व आँख से पानी, जुकाम आदि लक्षण प्रकट होते हैं। त्वचा की एलर्जी में त्वचा फूलकर लाल हो जाती है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये है एलर्जी, और एलर्जी से संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, है क्या कि अधिकांशतः टॉपिक के वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। जो भी फ्रेंड्स यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जा कर के कई वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद
मिलने वाला है उससे। और जो भी वीडियो इस दौरान डाले जा रहे हैं केवल और केवल आपका फास्ट रिवीजन के तौर पर अनसॉल्व पेपर जो है उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। अब देखिए, अगर एक कोई भी क्वेश्चन डिटेल्स में इसके बारे में बताया जाए तो एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा, और अगर इसको चलाया जाए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को एक एक खंड जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड है उसे आप वॉच कर सकते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का गा। अतिदोहन एवं सहविलुप्तता पर एक टिप्पणी लिखिए। अतिदोहन क्या है? तो कोई भी ये क्या है? अतिदोहन और सहविलुप्तता ये जैव विविधता हानि के या जैव विविधता क्षति के कारण माने जाते हैं। इसके बारे में अतिदोहन जो भी प्राकृतिक संसाधन है अगर उसका अतिदोहन किया जाएगा, आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए और उसका दुरुपयोग किया जाए तो क्या हो जाएगा कि वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। सहविलुप्तता कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अगर आम के पौधे को, अगर पौधों में बात किया जाए तो आम के पौधे पर आर्किड का पौधा लगा होता है। अगर आम के पौधे पर आर्किड लगा है तो वहाँ सहजीविता हो। लेकिन यहाँ जो सहविलुप्तता की बात हो रही है, साथ साथ विलुप्त होना, इसमें जो है कोई जीवधारी है और उसके साथ कोई अन्य जीवधारी रह रहे हैं तो उनकी वजह से क्या होगा कि वो जीवधारी भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बारे में हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक पादप का विलोपन होने से उस पर आधारित कीट का विलोपन भी निश्चित है। एक विकसित जाति के विलुप्त होने पर उस जाति पर आधारित दूसरी पादप एवं जंतु जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। उदाहरण, एक पादप का विलोपन होने से उस पादप पर आधारित कीट का विलोपन निश्चित है, ये हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें इसमें 5वें का घा। मानवों में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। इन सब के बारे में वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। आगे बात किया जाए 6वें का प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रारूप एवं जीनी प्रारूप में विभेद कीजिए। तो दृश्य प्रारूप क्या है और जीनी प्रारूप क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दृश्य प्रारूप है क्या, आप इसके बारे में सुन सकते हैं। किसी एक लक्षण का भौतिक या दृश्य रूप प्रदर्शन लक्षण प्रारूप कहलाता है। इसी को क्या कहेंगे इंग्लिश में हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्या है जीनी प्रारूप। तो किसी एक लक्षण का जीनिक प्रदर्शन जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषकों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये इसके बारे में भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें का घा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जैव सूचना विज्ञान। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस। तो जैव सूचना विज्ञान क्या है, इसमें क्या होता है, जीन से संबंधित सूचनाओं का वहन करने की जो शाखा है जीव विज्ञान की, उसे हम जैव सूचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे है एमनियोसेंटेसिस। इसके बारे में देखिए, जैव सूचना विज्ञान के बारे में डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आगे इसमें सेकंड है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो यह एक ऐसी विधि है जिस विधि की सहायता से भ्रूण लिंग परीक्षण किया जाता है। यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किसी भ्रूण का पता लगाना कि वो नर होगा या मादा अर्थात बॉयज होगा या गर्ल्स, तो इसके पता लगाने की जो तकनीकी है वो क्या कहलाती है, एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। इसमें क्रोमोसोमीय बार बॉडीज को देख करके उससे पता लगाया जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इस समय से गैर कानूनी सिद्ध किया गया है। ये भ्रूण लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है इसमें
आगे हम लोग देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन को देख सकते हैं। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं, तो इसमें प्रतिबंधन एंजाइम का भी सहारा लिया जाता है और इसमें क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के विशिष्ट क्षारीय अंकों को काटने में, और पीबीआर 322 संवाहक की सहायता से क्या किए जाते हैं, पुनर्योगज डीएनए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें अथवा करके दिया गया है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से। तो ये द्विसंकर संकरण क्या है, मेंडल साहब का ये तीसरा नियम है, जिसको युग्म स्वतंत्र अभिहन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 9:3:3 9:3 9:3 9:1। तो 9 3 12 3 15 1 16 युग्मक टोटल बनते हैं और यह स्वतंत्र अभिहन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, आवृत्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। त्रिक संलयन मतलब दोहरा निषेचन। तो आवृत्तबीजी पौधों में क्या होता है, दोहरा निषेचन की घटना घटित होती है। सर्वप्रथम परागण होने के उपरांत परागकण में जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने के उपरांत क्या होता है कि यहाँ जो वर्तिका है उसी के सहारे पॉलन ट्यूब अंदर आता है और पॉलन ट्यूब अंदर बढ़ते हुए आता है। जैसे ही वो मादा के अंड युग्मक के पास पहुंचता है तत्काल यहाँ समसूत्री विभाजन हो जाता है और समसूत्री विभाजन होने के उपरांत क्या होता है, प्रथम नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलता है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। इसके उपरांत क्या होता है कि द्वितीय नर युग्मक जाकर के ध्रुवीय न्यूक्लियाई जो होते हैं उससे मिल जाता है और यह मिलने की घटना पुनः निषेचन कहलाती है। इस प्रकार से एक आवृत्तबीजी पादप में 2 बार निषेचन की घटना घटित होती है, जिस कारण इसे डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन या फिर त्रिक समेकन आदि के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विक निषेचन, त्रिक संलयन, त्रिसमेकन आदि नाम से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और यह बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा इसमें दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। मानव रक्त में लसिकाणु, तो लसिकाणु जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के भाग होते हैं। T3 और T4 लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में क्या है, जो लसिकाणु हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे अगर बात किया जाए अपसारी विकास क्या है, तो अपसारी विकास के बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। एक ही पूर्वजों से विभिन्न जातियों के विकास को क्या कहा जाता है, अपसारी विकास कहा जाता है। इसे अनुकूली विकरण के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण जरायुजी स्तनधारी जैसे घोड़ा, मृग आदि तेज दौड़ने वाले प्राणी हैं। गिलहरी व प्राइमेट्स जैसे वृक्षावासी प्राणी हैं। उड़ने की क्षमता वाले स्तनधारी चमगादड़ तथा व्हेल, समुद्री गाय आदि जलीय स्तनधारी, ये सब क्या हैं, इनके उदाहरण हैं जो आधुनिक स्तनधारियों का विकास एक ही मूल पूर्वज से हुआ है। तो परिभाषा क्या बनेगा, पूछा गया अपसारी विकास, एक ही पूर्वजों से विभिन्न जातियों के विकास को अपसारी विकास कहते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके बारे में भी सुन। जीवमंडल आधारित क्षेत्र, बायोस्फीयर का हिंदी होता है जीवमंडल आधारित क्षेत्र। तो जीवमंडल आधारित क्षेत्र रक्षित जंगली क्षेत्र है जहां वन्य जीवों के साथ साथ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त किया जाता है। ये जो बायोस्फीयर है इसमें क्या होता है, वन्य जीवों के साथ साथ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पौधों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। भारत में कुल लगभग 18 से अधिक जीवमंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र हैं। पहला क्या हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, थार रेगिस्तान राजस्थान में है, डिब्रू
सैखोवा आसाम में है, मानस आसाम में है, नीलगिरी कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार में है, नार्क रेक मेघालय में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा और क्या है डेहिंग देबंग अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से अनेकों क्या हैं जैव बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऐसा क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्णतः संरक्षित होता है और जिसमें शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना वर्जित होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं तथा पादपों दोनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में 104 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 38,029 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.16% है। इससे भी संबंधित लॉन्ग वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। जितने भी भारत में सभी नेशनल पार्क जो भी हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड है, लगभग 16 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं। अथवा अब कुछ नेशनल पार्क का नाम सुन लीजिए। क्या है? केवलादेव भरतपुर में है, राजस्थान रणथंभौर सवाई माधोपुरम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा असम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, और फिर क्या है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इस प्रकार से कई नेशनल पार्क मौजूद हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड है अथवा इसी में दिया गया, पहला और दूसरा कर दिया गया। इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियाँ। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भविष्य की चुनौतियाँ हैं वो क्या होने वाली हैं, इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछा जा सकता है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग ऐसे सभी प्रश्नों को तैयार जरूर करें। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मानव जीनोम में उपस्थित सभी जीनों की पहचान की जाती है। 3×10⁹ क्षारयुग्म मानव जीनोम में होते हैं। प्रति क्षार की पहचान में लगभग $3 अमेरिकी का खर्च आता है। अतः संपूर्ण मानव जीनोम परियोजना पर लगभग $9 मिलियन का अनुमानित खर्च आएगा। ज्ञात सभी अनुक्रमों के संग्रह के लिए निमित्त लगभग 1000 पृष्ठों की कुल 3300 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं तो इस परियोजना को पूरा करने में अनुमानित 13 वर्षों तक का समय लगेगा। इस योजना पर विश्व के अनेकों देशों के वैज्ञानिक एक साथ अनुसंधान कर रहे हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है। आगे इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। भविष्य की चुनौतियाँ, तो भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं, भविष्य में चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो यही है कि अगर ऐसे ही खर्चा आता रहा तो किसी भी रोग के निदान के लिए या उसकी जानकारी के लिए काफ़ी पैसा खर्च होगा। ये सब हैं इसके तथ्य। और भी चुनौती से संबंधित तथ्य हैं, इसको हम किसी अन्य वीडियो में इसी पर सेपरेट एक क्वेश्चन पर जो है इसका वीडियो बनाया जाएगा कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके लक्ष्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें भविष्य में चुनौतियां क्या हैं, इसको महापरियोजना के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके बारे में एक अन्य वीडियो में चर्चा किया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन हर वर्ष आता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वे रोग जो छुआछूत के माध्यम से होते हों या फिर जीवाणु विषाणु आदि कारकों के द्वारा होते हों, ऐसे रोग को क्या कहा जाएगा, संक्रामक रोग कहा जाएगा। जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये सब ऐसे रोग हैं जो कि क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग को संचरणीय रोग के नाम से भी जाना जाता है। नजला है, फ्लू है,
सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब ऐसे रोग हैं जो कि संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, जो भी और कोई क्वेश्चन छूटा हो तो अभी हम देख लेते हैं, इसको पुनः एक बार आगे पीछे करके इसको देख लिया जाए क्या क्या हो सकते हैं। शुरू से हम देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हो गया है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी हो गया है, और तीसरा क्वेश्चन जो भी है ये भी हो गया, चौथा क्वेश्चन ये भी हो गया है कंप्लीट, पांचवा भी हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर और 9 नंबर। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने 9 क्वेश्चन को कवर किया। 9 क्वेश्चन में जो भी का खा गा घा जो भी था सभी क्वेश्चन के बारे में बताया गया, और उम्मीद हम करते हैं कि आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहे। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।